नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे जानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे कल अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट। और बात करेंगे दोस्तों आउटब्रेक कैसे होता है रिवॉल्यूशन का, यानी कि वो क्या परिस्थितियां आती है जब हमारे फ्रांस में ये रिवॉल्यूशन शुरू होता है, क्रांति शुरू होती है। तो होता क्या है दोस्तों कि फ्रांस कर्ज के बोझ तले इतना दब गया था कि अब राजा के पास टैक्स बढ़ाने के अलावा और कोई तरीका नहीं था। तो राजा अपने अकॉर्डिंग टैक्स नहीं बढ़ा सकता था। राजा को अगर टैक्स बढ़ाना था तो उसको एस्टेट जनरल्स की मीटिंग करवानी होती थी। उस मीटिंग से जो रिजल्ट निकल के आता था, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो था राजा टैक्स इम्प्लीमेंट करता था, टैक्स बढ़ाता था। तो ये तो था दोस्तों, इस तरीके से फ्रांस में टैक्स बढ़ता था। अब क्या हुआ कि टैक्स बढ़ाने के लिए लुई 16 ने एस्टेट जनरल्स की एक असेंबली बुलाई, एक मीटिंग बुलाई। इस एस्टेट जनरल में तीनों एस्टेट्स के लोग थे, यानी क्लर्जी के फर्स्ट एस्टेट, नोबेलिटी के सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट के भी लोग थे। तो तीनों ही एस्टेट्स के लोग थे। फर्स्ट एस्टेट से टोटल 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए, सेकंड एस्टेट से भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए और थर्ड एस्टेट से आए टोटल 600 रिप्रेजेंटेटिव्स। तो कितने हो गए? टोटल हो गए 1200। ठीक है, तो उस समय जो मीटिंग हुई थी उसमें 1200 लोग टोटल एस्टेट जनरल्स में शामिल हुए थे। अब क्या हुआ दोस्तों कि ये जो 600 लोग थे जो थर्ड एस्टेट से आए थे, इनमें ना तो कोई पीजेंट था, ना तो कोई आर्टिसन था और ना ही कोई लेडी थी, कोई फीमेल थी। इन सभी को वहां आने से वर्जित किया गया था। तो इसमें 600 रिप्रेजेंटेटिव्स कौन थे? ये 600 रिप्रेजेंटेटिव्स एजुकेटेड और प्रोस्पेरस इलाइट ग्रुप के सदस्य थे, यानी कि अपर मिडिल क्लास के सदस्य। 600 वो सदस्य थे जिन्होंने थर्ड एस्टेट को रिप्रेजेंट किया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो दोस्तों जब ये मीटिंग होती है तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है कि फाइनली होती है वोटिंग। वोटिंग करने का जो तरीका होता है उस पे दो ग्रुप डिवाइड हो जाते हैं और मतभेद शुरू हो जाता है। एस्टेट जनरल जो बोलता है कि हम ओल्ड प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही वोटिंग करेंगे, यानी 1 एस्टेट 1 वोट सिस्टम हम अपनाएंगे। तो अगर 3 एस्टेट है फ्रांस में तो 3 ही वोट डाले जाएंगे, 3 से ज़्यादा नहीं डलेगा। थर्ड एस्टेट के जो लोग थे इनका बिल्कुल अलग मानना था। इन्होंने कहा कि पूरे के पूरे असेंबली में 1200 लोग इस वक्त जमा हुए हैं, तो वोट भी 1200 ही पड़ेंगे, ना कम ना ज़्यादा, और जिसको मेजोरिटी मिलेगी वही जीतेगा, उसी का ही तरीका इम्प्लीमेंट होगा। यानी कि थर्ड एस्टेट क्या बोल रहा था कि 1 मेंबर 1 वोट सिस्टम होना चाहिए, जबकि एस्टेट जनरल बोल रहे थे कि इस 1 एस्टेट 1 वोट सिस्टम होना चाहिए। तो जो थर्ड एस्टेट का आइडिया था 1 मेंबर 1 वोट का, ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है और ये रूसो के द्वारा सुझाया गया था। रूसो ने इसका जिक्र अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया था। यहीं से प्रभावित होकर थर्ड एस्टेट के लोगों ने इस मीटिंग में ये डिमांड रखी। अब क्या होता है दोस्तों कि राजा जो है इस डिमांड को मानने से मना कर देता है। जैसे ही राजा मना करता है इस डिमांड को मानने से, थर्ड एस्टेट के लोग एकदम से गुस्से में खड़े होते हैं और बॉयकॉट कर देते हैं इस मीटिंग का और असेंबली से बाहर निकल जाते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे थर्ड एस्टेट के लोगों को ये रियलाइजेशन होता है कि राजा के साथ मीटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें जो भी करना है खुद ही करना पड़ेगा। तो 20 जून 1789 को वो सभी थर्ड एस्टेट के लोग मिलकर नेशनल असेंबली बनाते हैं। इस नेशनल असेंबली में टोटल 800 लोग आते हैं और ये सभी 800 लोग पढ़े लिखे, एजुकेटेड और इलाइट ग्रुप के सदस्य होते हैं। जब ये लोग ये असेंबली बनाते हैं तो इनका एक ही मकसद होता है, वो ये मकसद होता है कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो राजा की शक्तियों पे कुछ हद तक पाबंदियां लगाएं, यानी कि उसको लिमिट करे। ये जो नेशनल असेंबली बनाने का आइडिया था ये किसने दिया? मिराबियो और एब्सियस ने, और इसीलिए नेशनल असेंबली का लीडर भी यही दोनों थे और ये दोनों फर्स्ट और सेकंड एस्टेट से बिलोंग करते थे, थर्ड एस्टेट से नहीं थे। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही नेशनल असेंबली कोशिश करती है कि हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, वैसे ही अगेन फ्रांस पे पड़ती है प्रकृति की मार। बहुत भयानक सर्दी आती है जिससे हार्वेस्ट जो है बर्बाद हो जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है। फसल बर्बाद हो गई तो ब्रेड का जो प्राइस था वो बढ़ जाता है अचानक से।
जो बेकरी होती है, दुकानें होती हैं, उनके बाहर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं और इतनी लंबी लाइनों में लगने के बावजूद भी जब दुकानों से कोई सामान नहीं मिल पाता है तो लोग बड़े ही अनरेस्ट हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है दोस्तों कि फाइनली महिलाएं जो है गुस्से में दुकानों में घुस जाती हैं, तहस नहस करने लगती है सामान को और बर्बाद करने लगती है सब कुछ। एक तरफ तो महिलाओं का ये गुस्सा निकल के आता है सामने, दूसरी तरफ क्या होता है दोस्तों कि महिलाओं के इस गुस्से को देखते हुए राजा जो है अपनी ट्रूप्स को, अपनी आर्मी को ऑर्डर दे देता है कि आप पेरिस में जाओ और सिचुएशन को संभालो। राजा का ये ऑर्डर जो है मिडिल क्लास के लोग बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। मिडिल क्लास के लोगों को लगता है कि राजा ने ऑर्डर दिया है कि अपने सेना को बोला है कि भैया तुम जाओ और लोगों कोई भी तुम्हें दिखाई दे उसको देखते ही गोली मार दो। इससे क्या होता है कि इस अफवाह का इतना बुरा असर पड़ता है लोगों पे कि एकदम से उत्तेजित होती है क्राउड और 14 जुलाई 1789 को ऐतिहासिक दिन निकल के आता है जब मिडिल क्लास के लोग बास्टील के किले को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। अब बास्टील का किला बर्बाद हो गया, लोग बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन पे उतर आए, तो इससे क्या हुआ, राजा ने लोगों को शांत करने के लिए सरेंडर कर दिया। राजा ने खुद का सरेंडर किया। राजा ने बोला कि ठीक है, हम नेशनल असेंबली को आज से रिकॉग्निशन प्रदान करते हैं, हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अब क्या हुआ, नेशनल असेंबली एक पूरी तरीके से कानूनी असेंबली बन गई। राजा ने इनके द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन को भी मान्यता दे दी और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता था कि राजा जो भी काम करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेगा, अपने मन से कुछ नहीं करेगा। एक और चीज़ क्या की, राजा ने फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया और टैक्स ऑब्लिगेशंस को ख़त्म कर दिया, यानी कि जो थर्ड एस्टेट के बेचारे लोग थे उन्हीं को टैक्स भरना पड़ता था, तो अब उनके ऊपर से ये ऑब्लिगेशन हटा दी गई। क्लर्जी ग्रुप के जो भी सदस्य थे उनको बोला गया कि जन्म से मिले हुए आपके प्रिविलेजेस उनको वापस ले लिया जाता है। और टिथ, ये जो था ये टैक्स था जो चर्च इम्पोज करता था, तो टिथ को भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। प्लस चर्च जो भी ज़मीन ओन करता था वो ज़मीन वापस जब्त कर ली गई और वो सरकार के अंडर में चली गई। इससे क्या होता है दोस्तों कि फ्रांस जो है अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने की कगार पे आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब संवैधानिक राजतंत्र, जिसमें राजा का शासन होगा, राजा ही शासन करेगा, लेकिन अपने मन से नहीं करेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से शासन करेगा। ठीक है, तो क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव था पावर, राजा की शक्तियों को लिमिट करना। राजा की शक्तियां जो हैं 3 मेन ऑर्गन्स में डिवाइड कर दी गई और वो 3 ऑर्गन्स थे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और जैसे ही फ्रांस में ये तीनों ऑर्गन्स आते हैं वैसे ही फ्रांस बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र। राजा संविधान के हिसाब से शासन करेगा। इससे क्या होता है दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली बन के आता है 1791 में। जब फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बन के आता है तो लोगों के पास अधिकार होता है कि अब वो वोट डालेंगे। ठीक है, और नेशनल असेंबली को कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाता है, यानी कि भारत की संसद वाला काम जो है अब फ्रांस में नेशनल असेंबली करने लगती है। नेशनल असेंबली के जो लोग थे उनको डायरेक्टली नहीं चुना गया था, इनडायरेक्टली चुना गया था। यानी कि क्या किया था, लोगों ने अपने नेताओं को वोट दे दिया था और उन नेताओं ने अपने नेशनल असेंबली के लोगों को वोट दिया था। तो यानी कि लोगों ने डायरेक्ट इनको वोट नहीं दिया बल्कि किसी बीच बिचौलिए के थ्रू इनको वोट दिया गया, तो इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। और इसका एग्जाम्पल इंडिया में है प्रेसिडेंट के इलेक्शन। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिटीजन्स ने वोट किया ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को और वो ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स ने आगे चल के वोट किया असेंबली मेंबर्स को, और इस तरीके से बना हमारा नेशनल असेंबली, फ्रांस का नेशनल असेंबली। एक्चुअली इसको अप्रत्यक्ष चुनाव भी कहते हैं। आगे क्या हुआ दोस्तों कि जैसे ही लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला वैसे ही 2 ग्रुप्स में सिटीजन्स निकल के सामने आए। पहला था एक्टिव सिटीजन्स का ग्रुप, दूसरा है पैसिव सिटीजन्स का ग्रुप। यहाँ पे भेदभाव हो गया। अब क्या होता है दोस्तों कि एक्टिव सिटीजन में वो लोग आते हैं जो वोट डाल सकते थे। अब वोट कौन लोग डाल सकते थे, यदि कोई मेल है और वो 25 साल या उससे ऊपर है और वो टैक्स पे करता है, और टैक्स भी थोड़ा नहीं,
एक वर्कर 3 दिन में जितना पैसा कमाता है उतना यदि कोई व्यक्ति टैक्स देता है तो ही वो व्यक्ति एक्टिव सिटीजन कहलाएगा, उसको वोट डालने का अधिकार होगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली मैन अबाउट 20 ईयर्स एंड टैक्स पेड इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेबरर। तो ये था दोस्तों एक्टिव सिटीजन्स। अगर हम पैसिव सिटीजन की बात करें तो ये वो सिटीजन्स हैं जो वोट नहीं डालते थे, जिनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो जो बचे हुए लोग थे और सारी की सारी औरतें, इनको वोट डालने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए इनको पैसिव सिटीजन्स कहा जाता था। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आता है दोस्तों, तो कॉन्स्टिट्यूशन इंसानों को देता है नेचुरल राइट्स, यानी जन्म सिद्ध अधिकार देता है। इनको आप फंडामेंटल राइट्स भी बोल सकते हो। अब क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि जीवन जीने का अधिकार, फ्रीडम टू स्पीच एंड ओपिनियन, यानी आप जो बोलते हैं, जो आप सोचते हैं, आपको इनका पूरा अधिकार है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने इक्वलिटी का अधिकार है। तो ये जो 3 अधिकार थे, इनको नेचुरल राइट के रूप में अपनाया गया। और ये जो नेचुरल राइट थे हर किसी व्यक्ति को बाय बर्थ दिए गए, यानी कि ये कुछ सम प्रिविलेजेस थे जो फ्रांस के हर व्यक्ति को मिले और जन्म से मिले। इन नेचुरल राइट्स को कभी भी किसी भी हालत में वापस नहीं लिया जा सकता था। और ये जो थे, इनका प्रोटेक्शन खुद राज्य करता था, यानी स्टेट करता था। तो स्टेट का दायित्व बना दिया गया कि सिटीजन के नेचुरल राइट को आप प्रोटेक्ट करेंगे। और ये जो नेचुरल राइट थे, इनको आप फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार भी कह सकते हैं। अब आगे क्या होता है दोस्तों कि पॉलिटिकल सिंबल्स हैं राइट्स के। वो लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको तो लिखा हुआ समझ में आ जाएगा, लेकिन जो लोग पढ़े हुए नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको समझाने के लिए अधिकारों को इस तरीके से पिक्चराइज किया गया। इस तरीके से अधिकारों की फोटो बनाई गई और इन्हीं फोटोज के थ्रू अनपढ़ लोगों को बताया गया कि आपके ये अधिकार है। अगर मैं बताऊं, ये द ब्रोकन चेन यानी टूटी हुई बेड़ियां, ये रिप्रेजेंट करती है आज़ादी को। और ये द बंडल ऑफ रोड्स ऑफ फेसिस, इसमें क्या होता है दोस्तों कि यदि एक छड़ी है तो व्यक्ति कमजोर है, अगर एक नहीं लेकिन बहुत सारी छड़ी है तो व्यक्ति ताकतवर है। तो ये यूनिटी रिप्रेजेंट करता है। द आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, ये आईज क्या रिप्रेजेंट करती है कि एनलाइटनमेंट, हमें जानकारी है कि हमारे अधिकार क्या है। और ये जो सन रेज है कि ये नॉलेज है, और ये अंधकार के बादलों को हटाने का रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब ना आपका ये है द विंग्ड वुमेन, ये क्या है? एलिगरी है, पर्सनिफिकेशन कर दिया गया लॉ का। इंडिया में अगर हम कानून देखें तो कानून की मूर्ति यदि आपने देखी होगी टीवीज में, तो किस तरीके से होती है कि एक मूर्ति है, मूर्ति के हाथ में एक तराजू है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। तो ये है भारत में कानून की मूर्ति। इसी तरीके से फ्रांस में कानून की मूर्ति को विंग्ड वुमेन के नाम से जाना गया। द लॉ टैबलेट, ये इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है कि हर किसी के हिस्से में इक्वालिटी उसी हिसाब से आएगी, बराबरी से आएगी। नेक्स्ट जो आपका सिंबल था वो ये था कि स्केप्टर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ये रॉयलिटी को शो करता था। और नेक्स्ट जो है ये है एक सांप जो अपनी ही टेल को खा रहा है। तो स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, और इसी से ये एक अंगूठी बना रहा है। इसका क्या रिप्रेजेंटेशन था कि ये एटर्निटी को दिखाता है कि एक गोले का कभी अंत नहीं होता और एक अंगूठी का भी कभी अंत नहीं होता, कोई छोर नहीं है। फ्रांस भी बिल्कुल ऐसा ही है जिसका कोई अंत नहीं है। द फायरेजियन कैप यानी द रेड कैप, ये रिप्रेजेंट करती है कि पहले ये कैप स्लेव के द्वारा पहनी जाती थी और अब वो स्लेव आज़ाद हो चुके हैं, तो अगेन ये कैप आज़ादी का प्रतीक है। लास्टली द ब्लू वाइट रेड, तो ब्लू वाइट एंड रेड ये सिंबल है फ्रांस के झंडे का। तो ये नेशनल कलर्स थे। तो इस तरीके से सिंबलाइज किया गया फ्रांस के अधिकारों को। आगे क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही लोगों को उनके अधिकारों के बारे में पता चलता है, मोनार्की सिस्टम का खात्मा हो जाता है और फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है, एक गणतंत्र बन जाता है। किंग लुई 16 कोशिश करता है कि वो अपनी पावर वापस से ले ले और कॉन्स्टिट्यूशन बर्बाद कर दे, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दे। तो जो पहले सिस्टम चला रहा था किंग लुई 16, उसको वापस लाना चाहता था। इसके लिए उसने प्रशिया के राजा की मदद ली। तो इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम एक बहुत बड़ी आर्मी जो है फ्रांस में लेके आएंगे ताकि लोगों का दमन किया जा सके।
लेकिन इससे पहले कि ये अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर पाते, क्या हुआ कि नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में एक वॉर डिक्लेयर कर दिया प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। आम लोगों ने प्रशिया और ऑस्ट्रिया को निशाना बनाने के लिए इनके खिलाफ एक वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब क्या हुआ कि ये जो वॉर था इसका किस तरीके से लोगों ने देखा, जो आम लोग थे उन्होंने देखा कि ये जो युद्ध है ये राजाओं के अगेंस्ट है, उनकी निरंकुश ताकतों के अगेंस्ट है। तो लोग सभी के सभी राजाओं से परेशान थे, पूरा यूरोप राजाओं से परेशान था, इसलिए पूरे यूरोप में ये लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट थी। और हज़ारों की संख्या में अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी का निर्माण किया। रिजल्ट क्या रहता है, राजा हार जाता है और मर्सेलाइज को एक नेशनल एंथम के रूप में, फ्रांस के नेशनल एंथम के रूप में मर्सेलाइज को अपनाया जाता है। अब इसका रिजल्ट क्या रहता है, रिजल्ट ये रहता है कि रिवोल्यूशनरी पावर्स का पहले तो ये कि राजा हार जाता है, उससे पहले क्या होता है कि इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज आ जाती है। जो भी रिबेलियंस होते हैं तो आम लोग होते हैं, उनको लड़ाई लड़ने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन उनकी इनकम इतनी होती नहीं, तो उनके सामने इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज होने लगती है। तो अब क्या करते हैं, ये अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांट लेते हैं। और यहाँ पे आती है महिलाओं की भी भागीदारी। आदमी जो है वो लड़ाई में फ्रंट में लड़ाई करते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं वो क्या कर रही थी, वो परिवार चलाने के लिए आजीविका अर्जित कर रही थी। यानी कि ये जो रिवॉल्यूशनरी वॉर था इसने महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनने का मौका दिया। लोगों को इस बात से भी शिकायत थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पॉलिटिकल राइट दिए हैं वो सिर्फ अमीरों को दिए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे भेदभाव किया है, हमें ये भेदभाव खत्म करना है और इसलिए हमें ये लड़ाई जारी रखनी होगी। इस लड़ाई को जारी रखने के लिए दोस्तों पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए और उन्हीं क्लब्स के द्वारा रैली की जाती थी। तो एक ऐसा ही पॉलिटिकल क्लब था जिसका नाम था जैकोबिन। बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल पॉलिटिकल क्लब था। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं ने भी पॉलिटिकल क्लब बनाए थे, तो यानी महिलाओं की भी भागीदारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब अगर स्पेसिफिकली हम जैकोबिन की बात करें तो जैकोबिन क्लब को सैंस क्लटर्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसको नी ब्रिचेस, ये बोला जाता था कि वो व्यक्ति जो नी ब्रिचेस पहनते हैं, नी ब्रिचेस नहीं पहनते, यानी कि ऐसी पैंट जो घुटनों से ऊपर हो, तो उसको बोला जाता है नी ब्रिचेस, यानी कैपरी भी आप इसको बोल सकते हैं। द मेंबर बिलोंग टू द लेस प्रोस्पेरस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, यानी कि नेशनल असेंबली में आपके कौन से लोग थे, वो लोग थे जो एजुकेटेड थे, जो प्रोस्पेरस थे। लेकिन द जैकोबिन में कौन लोग थे, वो लोग थे जो बहुत कम प्रोस्पेरस थे, जो इलिटरेट लोग थे, वो लोग जैकोबिन में थे। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, सर्वेंट्स, डेली वेज वर्कर्स, ये सब जैकोबिन क्लब का हिस्सा थे। जैकोबिन क्लब का जो लीडर था वो था रोबेस्पियर। और रोबेस्पियर जो था इसने एक यूनिफॉर्म डिसाइड कर दी थी, यानी कि लॉन्ग स्लीव्ड ट्राउजर्स एंड रेड कैप। तो ये जो रेड कैप थी ये सिर्फ पुरुषों के द्वारा पहनी जाती थी, महिलाओं को ये पहनने का अधिकार नहीं था। बहुत भेदभाव था दोस्तों। तो ये था जैकोबिन। अगर हम आगे बात करें तो जैकोबिन ने क्या किया, जैकोबिन ने कन्वेंशन का निर्माण किया और इससे फ्रांस जो है एक रिपब्लिक के रूप में सामने आया। 10 अगस्त को जैकोबिन ने क्या किया, बहुत ही भयानक साहसी काम किया इन्होंने। राजा को ही गिरफ्तार कर लिया, राजा को ही इन्होंने किडनैप कर लिया। पूरे के पूरे राज परिवार में खलबल मच गई कि हमारा राजा किडनैप कर लिया गया है, इसको कैसे छुड़ाएं। तो अब राज परिवार को छुड़ाने के लिए वोटिंग की गई, राजा को छुड़ाने के लिए वोटिंग की गई और वोटिंग राइट दिए गए 21 वर्ष से ऊपर के सभी पुरुषों को। अब ये नहीं देखा गया कि कौन व्यक्ति अमीर है, कौन व्यक्ति गरीब है, नहीं, रिच और पुअर नहीं देखा गया। बस ये देखा गया कि यदि कोई आदमी 21 वर्ष से ऊपर का है तो वो वोट डाल सकता है। तो नए वोटिंग राइट्स मिले और ये सबको मिले। इससे क्या हुआ, नई इलेक्टेड असेंबली बनी और जिसका नाम था कन्वेंशन, जिसको कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने मोनार्की को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया, एक गणराज्य घोषित कर दिया गया। तो अब मोनार्की ख़त्म हो गई और फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया। तो इसका रिजल्ट क्या रहा, तो रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक सरकार की एक ऐसा रूप होता है जिसमें लोग अपने नेताओं को चुनते हैं, प्लस मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को भी लोग चुनते हैं। तो सरकार का जो मुखिया होता है उसको भी लोगों द्वारा चुना जाता है, जैसे इंडिया में।
किंग का क्या किया गया, राजा का क्या किया गया, तो जैकोबिन ने राजा को गिरफ्तार कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था, ठीक है, किडनैप कर लिया था और राजा को जैकोबिन्स ने मार डाला। तो यहाँ पे राजशाही का बिल्कुल खात्मा हो जाता है। राजा के ऊपर देशद्रोह का केस चलता है जिससे राजा को मार डाला जाता है। अब क्या होता है, अब होता है रेन ऑफ टेरर, यानी डर की शुरुआत। जो जैकोबिन क्लब का सदस्य था, जो उसका लीडर था रोबेस्पियर अब निरंकुश हो गया और इसने ऐसी नीतियां अपनानी शुरू कर दी जिससे लोग जो थे इससे नफरत करने लगे। हजारों लोग जो यदि इसकी नीतियों का पालन नहीं करते थे तो उनको जेल में डाल दिया जाता था, उनके खिलाफ केस चलाया जाता था और उस केस में यदि वो दोषी पाए जाते थे तो उनको गिलोटिन किया जाता था। तो गिलोटिन क्या है, एक डिवाइस है जिसमें 2 पोल होते हैं, एक ब्लेड होता है और जिसके ऊपर व्यक्ति का सिर काट दिया जाता है। तो ये है दोस्तों गिलोटिन, यानी कि इसमें 2 पोल हैं, एज यू कैन सी हियर 2 पोल है, एक ब्लेड है और एक ब्लेड से व्यक्ति का सिर इस तरीके से काट दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है गिलोटिन। बड़ा ही क्रूर तरीका था किसी भी व्यक्ति को सजा देने का। रोबेस्पियर की जो नीतियां थी वो इतनी भयानक होती चली गई कि खुद उसके सपोर्टर्स भी अब ये डिमांड करने लगे कि आप बीच बचाव करें, मॉडरेशन में आए, ठीक है, इतनी बुरी नीतियां नहीं बनाएं। इससे क्या हुआ कि फाइनली लोगों के दबाव में कोर्ट ने रोबेस्पियर को गिरफ्तार किया। जुलाई 1794 में उसके खिलाफ केस चलाया और खुद गिलोटिन कर दिया गया रोबेस्पियर को। अब क्या होता है, जैसे ही रोबेस्पियर का खात्मा होता है, रोबेस्पियर जैकोबिन का लीडर था, तो जैकोबिन की जो सरकार होती है उसको भी खत्म कर दिया जाता है। अब ना तो फ्रांस में मोनार्की सिस्टम है और ना ही फ्रांस में ये नई सरकार का सिस्टम है। अब इस खलबली यहाँ पे मच जाती है दोस्तों, एक खलबली, और उदय होता है नेपोलियन का। नेपोलियन किस तरीके से फ्रांस में सारे समीकरण चेंज करता है ये हम जानेंगे कल के सेशन में। टू बी कंटिन्यूड टुमारो। यदि आपका सेशन अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।